बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक बबरकत नाम से, जो तमाम जहानों का मालिक है। मेरा नाम है हसन अख्तर और आज मैं जिस मौजू पे यहाँ बैठा हूँ वो है SDUET की तरफ से एक पॉडकास्ट है जिसका टॉपिक है यौम तकबीर, जो कि पाकिस्तान में 28 मई को मनाया जाता है। यौम तकबीर एक वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान ने तमाम दुनिया वालों को ये बावर करवाया था कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत करना खुद जानता है। इस दिन चागे के मकाम पे पाकिस्तान ने धमाके करके ये साबित कर दिया था कि पाकिस्तान दुनिया का 7वां और इस्लामी दुनिया का पहला न्यूक्लियर एटॉमिक कंट्री बन गया था। इससे पहले भारत वालों ने 1974 में धमाके करके अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाया था, और जैसे कि हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान के भारत के साथ अब कोई तल्लुकात अच्छे और खुशगवार नहीं रहे, जिसकी सबसे बड़ी वजह मसला कश्मीर भी है, पानी का मसला भी। इसके पीछे बहुत सी रीज़न है, मैं इसकी डीप में नहीं जाऊँगा। तो मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। यौम तकबीर वाले दिन पाकिस्तान ने धमाके किए और इससे इंडिया पर यह साबित हो चुका कि अब पाकिस्तान अपनी हिफाजत करना खुद जान गया है। इस मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ एक मेरे अच्छे दोस्त हैं, अली अमीन। करंट अफेयर पे बहुत अच्छी कमांड है, उसके अलावा मजहबी इस्लामियात और जो पीछे बैकवर्ड हिस्ट्री है ना पाकिस्तान की, उस पर भी इनको अच्छी कमांड है। ये जोलॉजिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी हैं हमारे। तो मैं अब इनसे पूछना चाहूँगा कि ये क्या बताएंगे हमें यौम तकबीर पे। तो अली मीन, आप मुझे ये बताएं कि ये न्यूक्लियर और एटॉमिक रिच आगे का मकाम, ये सारा पाकिस्तान को ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके पीछे मेन रीजंस क्या हैं? एटॉमिक फिर पाकिस्तान ने धमाके किए, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? जैसा कि आपने बताया कि 1974 में 1974 में भारत ने धमाके कर लिए थे। तो जैसे उसने धमाके किए तो पाकिस्तान को सालमियत का खतरा बहुत ज़्यादा पैदा हो गया था। अब चूंकि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के रवायती हरीफ हैं, तो पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा खतरा था इस चीज़ से कि भारत कभी भी आप पे कब्जा कर सकता है। 1977 में भुट्टो ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया और उन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी रिसर्च स्टार्ट करवाना शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान ने अपना सबसे पहले प्रोग्राम एटॉमिक बम पे शुरू कर दिया। अच्छा, अब ये स्टार्ट तो हो चुका था, लेकिन मसला ये था कि आपके पास कोई इस तरह का इंजीनियर था नहीं कि जो आपको फ्यूजन के लिए डेटा फ्राहम कर सके कि किस तरीके से आप फ्यूजन कर सकते हैं इसकी। अच्छा, आपने बताया कि भुट्टो के दौर में ये काम स्टार्ट हो गया था, तो भुट्टो का दौर जब खत्म हो जाता है उसके बाद ज़ियाउल आता है जी। तो आप इस बारे में क्या बताएंगे, आगे कैसे कोशिश जारी रही, कैसे ये सारा काम उन्होंने किया? भुट्टो के दौर में सबसे अहम काम ये हुआ कि हमें एटॉमिक को तोड़ के एनर्जी पैदा करनी आ गई, लेकिन मसला भी ये था कि ये प्रोग्राम हम भुट्टो के दौर में कंप्लीट नहीं कर पाए। आगे ज़ियाउल हक का दौर शुरू होता है। अच्छा, ज़ियाउल हक के दौर में अहम पेशरफ्त ये होती है कि वो इस प्रोग्राम को बंद करने के बजाय और ज़्यादा बड़े लेवल पे ले जाता है। रशिया के साथ, जर्मनी के साथ एक दो मुआहदे शुरू कर देता है। यार, ज़ियाउल हक के दौर में मार्शल लॉ भी लगा था और मुल्क में तो काफ़ी हलचल मच गई, इंडस्ट्री लेवल नीचे आ गई, तो ये सारा काम फिर कैसे आगे चला? हाँ, मार्शल लॉ का जो पॉइंट उठाया बहुत अच्छा उठाया कि उस वक्त तो पाकिस्तान में पाबंदियाँ लग चुकी थी। हाँ। लेकिन आपको पता होगा उस वक्त अफगानिस्तान का मसला शुरू हो गया था। अमेरिका को पाकिस्तान की हिमायत की ज़रूरत थी रूस को शिकस्त देने के लिए। तो फिर ऐसा हुआ था कि अमेरिका उस वक्त कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार कर ली थी हमारे एटॉमिक पावर के प्रोग्राम के ऊपर। इसका फ़ायदा पाकिस्तान को ये हुआ था कि इस दौरान में अफगानिस्तान की तरफ उलझा के अमेरिका को हमने अपने इस प्रोग्राम को और ज़्यादा आगे बढ़ा लिया और एट दी एंड ये कंप्लीशन की तरफ जाके दौर में जा चुका था। अच्छा, तो आपने ज़ियाउल हक के दौर का बताया है, तो इसके बाद नवाज शरीफ आता है, फिर ये सारी कोशिशें और एटॉमिक वाला सिस्टम, ये सारा कैसे चलेगा आगे नवाज शरीफ के दौर में? ज़िया के दौर में ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका। तो उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने उन्होंने क्लियर कर दिया था कि अब आप कभी भी धमाके कर सकते हैं। अब हमारी जमहूरी हुकूमत में भी काफ़ी ज़्यादा दबाव था। मार्शल लॉ के बाद नई नई आई थी और मार्शल लॉ के बाद नई नई आने के बाद उनके ऊपर काफ़ी सैंक्शंस भी थे, अभी उनको भी ख़त्म करना था, धमाका भी करना था। तो इसमें फिर हमें ये फ़ायदा हुआ कि एक दो माह तक जो दबाव, अवामी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था हुकूमत पे। तो नतीजे में फिर आखिरकार नवाज शरीफ साहब ने स्टैंड ले लिया था और 28 मई 1998 को पाकिस्तान दुनिया के 7वें नंबर पे और इस्लामी दुनिया में पहले नंबर पे एटॉमिक पावर बन के उभरा। पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा शानदार दिन होगा, 28 मई को पाकिस्तान दुनिया पे एटॉमिक पावर बन के उभरा। तो इसके पीछे जो होता है वो मेन रोल तो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट का होता है। तो AQ खान को लाना, पाकिस्तान स्टेबल नहीं था, तो ये सारी चीज़ें कैसे हुकूमत ने मैनेज की, कैसे ये काम आगे बढ़ा? जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट पेश करूँगा, क्योंकि देखें कि 3 हुकूमतें बदलती हैं इस सारे प्रोसेस के दौरान।
भुट्टो से आप ज़िया की तरफ जाते हो, ज़िया से नवाज शरीफ की तरफ जाते हो। एक वाहिद इंजीनियर आपको नज़र आता है और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कि जो एक यानी कि जगह पे स्टेबल काम करता आ रहा है इन तीन हुकूमतों में। और वो ऐसा शख्स है कि जिसको बाहर से भी थ्रेट्स हैं, अपने अपने मुल्क से भी थ्रेट्स हैं। अब कैसे? उन दिनों जब वो अमेरिका से इसकी तरबियत लेके वापस आ रहे होते हैं, मतलब कि मेरे वालिद साहब उनके साथ काम कर चुके हैं सिक्योरिटी के सिलसिले में। तो वो खुद बताते हैं कि क्रेट्स के अंदर बंद होके वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते हैं और उसके बाद अमेरिका की ज़िद एक ही होती है कि इस शख्स को हमारे हवाले कर दिया जाए। इस सब के बावजूद वो शख्स अगर काम कर रहा था तो ये मुहिब वतन की सबसे बड़ी निशानी थी। किसी भी हुब्बुल वतनी आपने इस तरह की कभी भी नहीं देखी होगी। आप अंदाज़ा करें कि बाहर से भी सैंक्शंस हैं, अंदर से भी सैंक्शंस हैं। वो अजीम इंजीनियर जो है वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वो अपनी जान को हथेली पे रख के काम करता है। उसे ऑफर्स भी बहुत ज़्यादा दी गई इस काम को रोकने के लिए। आप देखेंगे अफगानिस्तान में एक आपको सिर्फ और सिर्फ तालिबान का सरबराह चाहिए था और उस पर वो पूरी जंग खत्म कर सकते थे। पाकिस्तान में भी ये थ्रेट्स पैदा हो चुके थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को लेके, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना काम जारी रखा। पीछे हमारे इदारों का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट है और बीइंग इंजीनियर हम भी एक इंजीनियर बन रहे हैं। कल को हमारे कंधों में भी जिम्मेदारी ऐसी आ सकती है, तो हमें उनसे सीखना चाहिए किस तरीके से उन्होंने अपने घर बार को, अपनी निजी ज़िंदगी को छोड़कर इस कौम की खातिर बहुत कुछ किया। लेकिन बदकिस्मती से मुझे बहुत हैरानी से ये बात कहनी पड़ रही है कि इस कौम ने उनको क्या दिया। हमने मुशर्रफ के दौर में जब दाखिल होते हैं तो उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा के जिनका कोई सबूत भी नहीं पेश कर पाते और उनको नज़रबंद कर दिया जाता है। उनको अवामी सतह पे जो पजीराई मिल रही थी उसको नीचे लाने की कोशिश की जाती है। आपने बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा कहा है और मैं कम्प्लीटली इससे इम्प्रेस भी हुआ। तो इससे ये भी हुआ था कि पाकिस्तान एक तो एटॉमिक कंट्री बन गया और आगे फ्यूचर में अभी मौजूदा में देखें तो पाकिस्तान में एटॉमिक एनर्जी सेक्टर भी है। इससे हमने एनर्जी में भी काफ़ी तरक्की हासिल की है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बल्कि दुनिया को बताने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। हमने ना सिर्फ अपने दिफा के लिए इसको इस्तेमाल किया है बल्कि हम एनर्जी सेक्टर में भी इसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची में बहुत बड़ा प्लान लगा हुआ है, इसके अलावा पंजाब में लगे हुए हैं और माशाल्लाह से देखा जा रहा है पाकिस्तान में ये चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि पाकिस्तान इस एनर्जी भी पैदा कर रहा है। गाइस, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। मैं अली मीम का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। तो आई होप कि फ्यूचर में एज एन इंजीनियर या पाकिस्तान में जो भी जहाँ भी आप सर्व कर रहे हैं, दिल से, ईमान से, खुलूस से, नीयत से काम करें और पाकिस्तान के लिए अपनी जान तक भी निछावर कर दें। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।